हेल्थ सेक्टर में बिहार की दुर्दशा है कि बिहार में हेल्थ सेक्टर में कुल मिलाकर 49% पद खाली पड़े हुए हैं, मतलब आधा पद खाली है। राज्य में एलोपैथिक डॉक्टरों की आवश्यकता है 1,25,000 और डॉक्टर की उपलब्धता केवल 58,000 है, मतलब आधे से भी कम है। ये सरकार न तो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार है और न ही सच्चाई को मानने के लिए। इनको दिन रात पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को केवल कोसना है ताकि इनकी विफलता से देश का ध्यान भटका रहे। लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश को सफलतापूर्वक पोलियो मुक्त बनाने का लक्ष्य पूरा किया था। भारत में लगभग 14% लोग मानसिक समस्याओं के शिकार हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या प्रति 1 लाख लोगों पर केवल 0.3 है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए मेंटल हेल्थ पर एक नेशनल प्रोग्राम बनाने के बारे में विचार किया जाए और इसको उचित प्रायोरिटी दी जाए। अब हम थोड़ा सा, चूंकि बिहार से आते हैं तो बिहार की बात करना चाहेंगे। यह तो सबको जानकारी है कि हेल्थ सेक्टर में बिहार की दुर्दशा है, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक आंकड़े देकर अलग अलग सेंट्रल स्कीम में बिहार का क्या हाल है इसको सदन से अवगत कराना चाहता हूं। कैग ने नवंबर 2024 में बिहार के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो ऑडिट रिपोर्ट दी है, मैं केवल उसी के आधार पर अपनी बात यहां रखूंगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में हेल्थ सेक्टर में कुल मिलाकर 49% पद खाली पड़े हुए हैं, मतलब आधा पद खाली है। राज्य में एलोपैथिक डॉक्टरों की आवश्यकता है 1,25,000 और डॉक्टर की उपलब्धता केवल 58,000 है, मतलब आधे से भी कम है। इस तरह से नर्सों की भी घोर कमी है। अधिकांश सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि अस्पतालों के पास जो एम्बुलेंस है उनमें इक्विपमेंट नहीं है। किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के पास ब्लड स्टोरेज यूनिट नहीं है और जहां ब्लड स्टोरेज यूनिट है भी वहां पर उसके लिए मैन पावर नहीं है। जिला अस्पतालों में आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है। क्योंकि अस्पतालों में टेक्नीशियन नहीं है, इसलिए जो वेंटिलेटर हैं भी वह ऐसे ही खराब इधर उधर पड़ा हुआ है। यह सब बात मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह सारी चीज कैग की रिपोर्ट का हिस्सा है। प्रति व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड्स की बात करें तो बिहार में 1 लाख की आबादी पर 25 हॉस्पिटल बेड्स हैं, जबकि नेशनल एवरेज 141 है। हर ब्लॉक में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भवन बन के खड़ा है, लेकिन कहीं डॉक्टर या स्टाफ का आता पता नहीं है। मैंने खुद कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्रों का जायजा लिया तो पता चला कि डॉक्टर की पोस्टिंग ही नहीं हुई, तो कोई आएगा कहां से। विभाग की अक्षमता का हाल ये है कि हेल्थ बजट का 30% से ज्यादा खर्च ही नहीं हो पा रहा है। बिहार में मातृ मृत्यु दर जो MMR है और शिशु मृत्यु दर IMR राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। 2023 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 174 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ है, जबकि राष्ट्रीय औसत 100 के आसपास है। शिशु मृत्यु दर भी 34 प्रति 1000 जन्म के करीब है। यह दर्शाता है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी और अस्पतालों की अपर्याप्तता इन समस्याओं का मुख्य कारण है। बिहार में टीकाकरण दर 75% से भी कम है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसी तरह औसत आयु के मामले में भी बिहार नेशनल एवरेज से पीछे है। और इम्यूनाइजेशन की जब बात करते हैं तो वहाँ अगर सही में कोई आपकी तरफ से स्टडी करे तो रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनका भी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए एक जो प्रधानमंत्री बंधन योजना है उसमें बिहार में केवल 25% आवेदकों को ही उसका लाभ मिलता है। बाकी 75% एप्लीकेशन किसी न किसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस ग्राउंड का कोई कारण नहीं बताया जाता है। अब जाहिर है कि बिहार में जानकारी का अभाव तो है, लोग उतना पूछताछ भी नहीं करते हैं।
सत्ता पक्ष के हमारे मित्र हमेशा आंकड़ों की बात करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आप लोग यहाँ भूल जाते हैं कि हर आंकड़े का कोई न कोई संदर्भ होता है। अब हेल्थ सेक्टर में मैं आपको एक संदर्भ देना चाहता हूँ। जब यूपीए सरकार 2004 में पावर में आई, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो हेल्थ पर सरकार का टोटल खर्च था 7,500 करोड़ रुपए। हम लोग 10 साल में उसको लगभग 4 गुना बढ़ाकर 27,500 करोड़ रुपए तक ले गए। और परसेंटेज वाइज आपके 11 साल की हमारे 10 साल से तुलना करें तो आपका हेल्थ बजट का इंक्रीज है लगभग 350%, जबकि हमारे 10 साल में इंक्रीज था 400%। हेल्थ सेक्टर में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी देश को पोलियो मुक्त बनाना। एक समय भारत दुनिया में पोलियो का एपिसेंटर हुआ करता था, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश को सफलतापूर्वक पोलियो मुक्त बनाने का लक्ष्य पूरा किया था। यूपीए के टाइम का कुछ और आंकड़ा देख लीजिए। 2004 में जब यूपीए सरकार आई थी तो एमएमआर था 301 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ, और जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो हम लोग एमएमआर को 135 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ तक नीचे ले आए थे। यानी 10 साल में एमएमआर में ऐतिहासिक 55% की कमी आई थी, जो आपके 10 साल के कार्यकाल की तुलना में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन था। इस तरह आईएमआर में हमारे कार्यकाल में जितनी कमी आई वह भी आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने की उपलब्धियां उसमें अभूतपूर्व थी। उसके पीछे मूल कारण था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमारे नेतृत्व ने 2005 में एक दूरदर्शी कदम उठाया था और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में वर्ल्ड बैंक और WHO ने कहा था कि ये भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलने वाला ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, और आज भी आपके समस्त रूरल हेल्थ प्रोग्राम का फ्रेमवर्क यही NRHM है। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि काम तब ज़्यादा हो रहा था या अब ज़्यादा हो रहा है। एक और मुद्दा है मेडिकल एजुकेशन का। प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्री लोग अपना पीठ थपथपाते हैं कि 10 साल में हमने 300 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोल दिया, तो इतना मेडिकल सीट बढ़ा दिया, आदि इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है? आज हमारे लगभग सारे मेडिकल कॉलेज फैकल्टी की भारी कमी से जूझ रहा है। खुद नड्डा साहब एक दिन यहीं सदन में बता चुके हैं कि देश भर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में फैकल्टी की भारी कमी है, जिसमें एम्स नई दिल्ली में 34%, एम्स भोपाल में 24%, एम्स भुवनेश्वर में 25%, एम्स जोधपुर में 28%, एम्स रायपुर में 38%, एम्स पटना में 27%, एम्स ऋषिकेश में 39% की कमी है। बाकी के कॉलेजों में तो 50% तक की फैकल्टी की कमी है। और फैकल्टी की कमी होगी क्यों नहीं? फैकल्टी के लिए पीजी की डिग्री चाहिए, और देश में पीजी सीट की डिमांड है 2 लाख और सीट की उपलब्धता है केवल 68,000। अंत में महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि देश में हेल्थ सेक्टर की स्थिति बीजेपी सरकार के पिछले 11 साल के कार्यकाल में पहले से और ज़्यादा खराब हुई। लेकिन ये सरकार न तो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार है और न ही सच्चाई को मानने के लिए। इनको दिन रात पानी पी के कांग्रेस पार्टी को केवल कोसना है, ताकि इनकी विफलता से देश का ध्यान भटका रहे। मुझे उम्मीद है आज जो हेल्थ सेक्टर में मैंने यूपीए की उपलब्धियों के प्रमाणिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इससे ये लोग थोड़ा अपना आत्ममुग्धता छोड़ के आत्मनिरीक्षण करेंगे और आगे थोड़ा कोर्स करेक्शन करके भी प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं मैडम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।